चुनौतियों के चैंपियन, या नतीजों में नाकाम? सबका विश्वास से आत्मनिर्भर तक, कश्मीर से कोरोना तक, 3 तलाक से शाहीन बाग तक, विकास के नाम या विवाद के नाम, 1 साल @मोदी 2.0। कल मोदी सरकार 2.0 को 1 साल पूरे हो जाएंगे। कोरोना संकट काल के बीच यह कह पाना कि सरकार का इस साल परफॉर्मेंस कैसा रहा मुश्किल है, पर इसे कुछ पैरामीटर्स पर कसकर परखा तो जा ही सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आर्टिकल 370 से लेकर आज तक कई फैसले हुए जिन्हें सरकार ने ऐतिहासिक और विपक्ष ने इसका ठीक उल्टा कहा। इस हर बार की सियासत के बीच क्या वो नींव पड़ी जो हमें नए भारत की ओर वांछित गति से ले जा पाए और आत्मनिर्भर बना पाए? आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, 2019 के लिए सबका साथ सबका विकास के साथ एक और टर्म जुड़ा, सबका विश्वास। तो मोदी सरकार में इस 1 साल बाद देश का कितना विश्वास है? सवाल नंबर 2, सरकार ने कई लक्ष्य रखे हैं जिन पर डिबेट के दौरान जिन्हें मैं हाईलाइट करूंगा, तो वो जो लक्ष्य हैं उसे हासिल करने की रफ्तार कैसी है? और सवाल नंबर 3, ये भी एक अहम सवाल बनता है कि क्या विपक्ष अपने रोल में कामयाब रह पाया? तो ये 3 वो अहम सवाल हैं जिनके आसपास आज प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे कि आज की स्थिति में देश का कितना विश्वास है मोदी सरकार के ऊपर। कोरोना काल की वजह से कई चीजें अब अपने वक्त से डिले हो सकती हैं। ऐसे में सरकार के जो अहम लक्ष्य रहे उन्हें हासिल करने की रफ्तार कैसी है? क्या वो अपने तय समय पर पूरा हो पाएंगे? अगर नहीं तो वो कितना आगे सरक सकते हैं? साथ ही डेमोक्रेसी में विपक्ष का अपना एक रोल होता है। क्या विपक्ष अपने रोल में कामयाब रहा? और इस वक्त मेरे साथ चर्चा के लिए जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी नेता अलका गुर्जर जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कल्ला साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने आज डिबेट के कुछ पैरामीटर्स रखे, उस लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके लिहाज से मोदी सरकार में, न कि बीजेपी की राज्य की इकाइयों पर, देश का कितना विश्वास आप देख पा रहे हैं? देखिए, केंद्रीय सरकार ने चुनाव में, पहले चुनाव में भी और अभी इस दूसरे कार्यकाल में भी ये वायदा किया था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, लेकिन वे किसानों की आय को दुगना नहीं कर पाए। जो वायदे उन्होंने किए थे कि हम लोगों को रोजगार देंगे, लोगों के खातों में पैसे डालेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाएंगे। आज अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। केंद्रीय सरकार के ऊपर आम जनता का भरोसा टूट रहा है और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा कोई संरक्षक नहीं है। लेकिन अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि लोग इस 1 साल में जो अहम फैसले मोदी सरकार 2.0 में लिए गए वो ज्यादातर इमोटिव इश्यूज के थे और देश के ज्यादातर हिस्सों में उन फैसलों को लेकर लगभग खुशी के स्वर ही सुनाई पड़े, जैसे आर्टिकल 370 या CAA। विपक्ष के तौर पर आप उसमें कमी निकाल सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में उनको एक्सेप्ट किया गया। क्या आपको लगता है ये एक पहलू रहा है जिस पर कसा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए? देखिए, केंद्रीय सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है रोजगार की व्यवस्था, लोगों को बेरोजगारी को मिटाने की व्यवस्था और लोगों को मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था के माध्यम से विकास की दर बढ़ाने की,
सबसे बड़ी समस्या जो है उसकी तरफ सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण आज देखो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और लोग जो हैं जो रोजगार में थे वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले सरकार को रोजगार को बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। किसान आज दुखी है, उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती, सपोर्ट प्राइस ठीक है जो है वो इतने कम है, उसके कारण किसान को लेकिन घाटे कल्ला का साहब, सौदा विश्वास महसूस एक होता है ऐसा और वो शब्द है ना काम जो नहीं इसके कर पा आगे रहा है। जाता है। मैं इस लिहाज से पूछ रहा, देखिए विश्वास का मीनिंग ये होगा कि क्या लोगों को अब भरोसा है कि अगले 4 साल में वो ये कर ले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विश्वास के फ्रंट पर आप मोदी सरकार के एक कार्यकाल को ये दूसरे कार्यकाल के पहले साल में 10 में से कितने नंबर देंगे विश्वास के फ्रंट पर? हमारे में से नंबर बनते ही नहीं है, क्योंकि मैं तो विश्वास के फ्रंट पर विश्वास खो दिया, क्योंकि जो वायदे किए थे उन वायदों को इन्होंने कहा था मेरे के खाते में पैसे डालेंगे, कहां पैसे डाले? ठीक है। इन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहां रोजगार दिया? इन्होंने महंगाई को रोक नहीं पाए, अर्थव्यवस्था जो है वो निश्चित रूप से पटरी से उतर गई है। ठीक है, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। अलका गुर्जर जी, अब मेरा आपसे सवाल है कि मोदी सरकार पर, न कि प्रदेश की इकाइयों पर, क्योंकि प्रदेश की इकाइयों के फ्रंट पर 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद कुछ राज्यों में आप लोगों को झटका लगा है, तो केंद्र और प्रदेश इकाइयां अलग हो गई। केंद्र के फ्रंट पर देश का कितना विश्वास देख पा रही हैं आप या मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्वप्निल जी, आज हमारे पार्टी के स्तंभ माननीय भंवरलाल शर्मा जी के निधन हो गया है जी। उनको मैं हार्दिक श्रद्धांजलि देती हूं, और वो एक तरह से मेरे लिए ये व्यक्तिगत क्षति भी है। आप पार्टी के फ्रंट पर बोले या देश के फ्रंट पर, मोदी 2 का उनको तो मैं भी श्रद्धांजलि देता हूं। 1 के आगे एक मतलब आगे बढ़ने की ओर एक प्रयास है। हमने जो वादे किए थे, जैसे 370 हटाने के लिए हमने कहा था, एक व्यक्ति की जिद के कारण, आपने देखा अंबेडकर जी खिलाफ थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, लेकिन एक व्यक्ति के जिद के कारण और कुछ परिवारों को फायदा देने के लिए इसे रखा गया, और फिर इसे टेम्परेरी प्रोविजन कहा और कहा घिसते घिसते घिस जाएगा, लेकिन वो 72 साल हो गए, घिसने में नहीं आया। जब हमारी सरकार आने के बाद हमने ये कदम उठाया तो ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शोर हो जाएगा, भारत अलग थलग पड़ जाएगा, वार्निंग्स दी गई, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। विल पावर ये सरकार की इच्छा शक्ति थी, और सरकार का ये प्रशासन था कि बिना एक भी गोली चले 370 और 35 ये समाप्त हो गया। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि है महिलाओं को आजादी देने का, ट्रिपल तलाक। शाहबानो केस में तो कांग्रेस सरकार हिल, लेकिन मैम जो बात आप 370 के लिए गिना रही है कि बिना हिंसा के बिना गोली चले, वो सीएए पर आकर फेल हो गई, उसमें गोलियां भी चल गई और हिंसा भी देखने को मिल गई, कर्फ्यू भी लगाने पड़े। नहीं, मैं सीएए पे मैं स्वप्निल जी सीएए पर भी आ रही हूँ। राम मंदिर, हमारी मजाक उड़ाई जाती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, इसलिए आप तारीख बताने की स्थिति में। देखिए, मेरे सवाल का मतलब क्या है कि आप जिन फैसलों को गिना रही है ना मैम, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो आपके वैचारिक एजेंडे थे। ऐसे में जो लोग आपको फॉलो करते हैं या आपकी विचारधारा वाले हैं, उनके लिए तो ये हर्ष की बात हो सकती है, लेकिन क्या उससे आपको एडेड लोग मिले और लोग आपकी विचारधारा से जुड़े, ये आपके विश्वास की सफलता बताता। लेकिन कुछ राज्यों में जो चुनाव आप लोगों ने हारे हैं, उससे ये पता चलता है कि नहीं, शायद एक धड़ा नाराज था। विश्वास के फ्रंट पर आप उतने चमकदार नहीं हैं। देखिए, चुनाव, स्वप्निल जी, चुनाव हारना और जीतना एक अलग परिस्थिति होती है, लेकिन ये शासन और प्रशासन की इच्छा शक्ति दर्शाती है कि जो वादे उन्होंने किए उन वादों को पूरा किया। ये एक एजेंडा किसी एक वर्ग विशेष के लिए या सिर्फ अब हमारे फॉलोअर्स के लिए नहीं था। अगर ऐसा होता तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, एक भी विरोध का स्वर कहीं सुनाई नहीं दिया। सीएए पे मैं आती हूँ, नागरिकता संशोधन कानून हुआ था, और ये उन 3 देशों के अल्पसंख्यकों के लिए था जो यहाँ रह रहे हैं और बिना किसी उनको नागरिकता देना हमारा धर्म था। और ये इनके मनमोहन सिंह जी, राजीव गांधी जी, सब लोग कह चुके थे, लेकिन तब कांग्रेस को ऐतराज नहीं था। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इनको आज ऐतराज है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे चीयर लीडर्स शाहीन बाग में ये अपने दम पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं बैठे थे, तो डमडमी बजाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके वैचारिक एजेंडों की वजह से कुछ ऐसा है? कांग्रेस के वक्त में भी नागरिकता दी गई थी, उसमें किसी ने मना नहीं किया था, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी।
आप शाहीन बाग में क्या समझते हैं? ये तुष्टीकरण की नीति ही थी कांग्रेस की। कांग्रेस के एजेंडे के लोग ही बैठे थे, उनको अच्छी तरह पता था कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। हाँ, तो मैं कह ही रहा हूं ना कि आपके दिल्ली फैसले चुनाव वैचारिक में एजेंडा के disturbance पैदा थे। करने चलिए के ठीक लिए इस तरह है, के मैं कई अपने डिबेट के लोगों दूसरे ने सवाल की ओर भी जाता हूं, उस पर भी किसान के बातचीत बारे की में यहाँ पर अंबानी जरूरत कल है भी कह रहे थे। कि कैसी है लक्ष्य हासिल किसान करने के की बारे में रफ्तार। ये मेरा जो बताना दूसरा चाहूंगी। सवाल था डिबेट का, अलका जी मैं उस पर आना चाहता हूं। अब कल्ला साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि मोदी सरकार ने वादा किया कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने ये इसका लक्ष्य 2022 तक रखा। इसका लक्ष्य 2022 तक रखा। हर घर नल योजना का लक्ष्य उन्होंने 2020 के एंड तक लगाया। तो क्या आपका रिएक्शन प्री मैच्योर रिएक्शन नहीं है? प्री मैच्योर रिएक्शन इसलिए नहीं है कि एक साल में कितनी प्रोग्रेस की। एक साल में 20% आय बढ़नी चाहिए थी कि नहीं बढ़नी चाहिए थी? वो कहां बढ़ी? आज किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान को हर तरीके से परेशानी है। किसान लोग जो हैं वो समय पर उनको खाद नहीं मिलती, समय पर बीज नहीं मिलता, समय पर उसको उर्वरक नहीं मिलता, और जब फसल पैदा कर लेता है तो उसको पूरे दाम नहीं मिलते। 20% एक साल में तो आय बढ़नी चाहिए थी। सर क्या कोरोना काल के कारण मोदी सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलना चाहिए? कोरोना काल में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोरोना काल में भी जो फेडरल गवर्नमेंट का स्वरूप है, आप 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन आप मुझे बताइए कि गरीब को क्या मिला, किसान को क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। ठीक है, मतलब ऋण लो और घी खाओ। ठीक है, पहले भी मिलता था, आज भी मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर किसानों को क्या पैकेज दिया, किसानों को क्या फायदा दिया? ठीक है सर, ठीक है। मैं बस यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं। मेरे साथ एक गेस्ट और जुड़ रहे हैं, शेष नारायण सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शेष नारायण सिंह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। देखिए, मैं कह रहा था, मैंने शुरुआत इस बात से की थी, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, इसलिए मैं सिर्फ बताना चाहता हूं एक रिकैप के तौर पर कि कोरोना काल में सरकार की का कामकाज कैसा रहा, ये कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ कसौटियों पर कसा जा सकता है। वो 3 कसौटियां जो डिसाइड की गई डिबेट के लिए, वो है कि एक तो ये सबका विश्वास जो जुड़ा था, देश का कितना विश्वास उनके साथ बना हुआ है, उनके जो भी लक्ष्य है उसे हासिल करने की रफ्तार क्या है, और क्या विपक्ष अपने रोल में कामयाब रहा। मेरा सवाल आपसे शेष नारायण सिंह जी ये रहेगा कि अगर हम एकदम शुरुआती दिनों को देखें मोदी सरकार 2.0 के इस एक साल में, तो बीजेपी के जितने भी वैचारिक एजेंडे थे उसमें तेजी दिखाई गई। हो सकता है कि उसके बाद की प्लानिंग कुछ और हो, लेकिन वो देखने का मौका मिल नहीं पाया इस संकट काल की वजह से। तो ऐसे में इस एक साल को देश के लिहाज से कितना सही आप मानेंगे? नहीं तो वो जो एक साल में वैचारिक एजेंडा लागू करने में इन्होंने लगाया, अगर उसको आर्थिक विकास में लगा दिया होता तो वैचारिक एजेंडा थोड़ा वेट कर सकता था। जो आम आदमी, गरीब आदमी जो है, और जब भी आपने कहा कि सबका विश्वास से शुरू किया था, तो अभी जो आत्मनिर्भर लोग पैदल चले हैं 1300 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर चल नहीं पाए, ऊंचे या रास्ते में उठा के पहुंचा दिए गए। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी मुंबई में रहता है, कोटा में रहता है, गुजरात सूरत में रहता है, दिल्ली नोएडा में रहता है, और वो 500-800 किलोमीटर पैदल जाने का अगर वो मंसूबा बनाता है, तो ये क्या पॉलिसी पर, केंद्र सरकार की पॉलिसी पर सवाल नहीं खड़ा करता? ये सवाल तो पूछे जाएंगे इनसे कि आपने साल भर में वैचारिक एजेंडा तो सारा अपना दुरुस्त कर लिया, लेकिन उससे कहा घर में किसी की रोटी पहुंची, आपने आर्थिक एजेंडे पे क्या किया? वो सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा। हाँ, कोरोना काल में मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि युद्ध की स्थिति है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ज्यादा नुकसान ऑलरेडी इकोनॉमी का और जनधन का हो चुका है। हाँ। इसमें सरकार को जो भी तरीके वो अडॉप्ट करें, उसमें जैसे भी अडॉप्ट करें। नहीं तो इसमें क्या इस एक साल से पिछले 5 साल को नहीं कैलकुलेट किया जाना चाहिए कि कोई तो एक सिस्टम बना होगा, कोई तो एक रफ्तार पकड़ी होगी और उसी को आगे बढ़ाने से ही फायदा मिल पाए? क्या आप वो देख रहे हैं? और दूसरी बात यह कि जो भी लक्ष्य हैं, आप देखिए वो लक्ष्य इस एक साल के या अगले साल के नहीं है। जैसे हर घर नल योजना का लक्ष्य 2020 रखा, लेकिन किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 है। उसके अलावा अन्य चीजों का लक्ष्य उसके आगे का है, 2030 तक लक्ष्य जाते हैं, वो डिले हो रहे हैं। क्या मोदी सरकार 1.0 उसको इतना सपोर्ट कर सकती है कि वो आगे जल्दी हो?
नहीं स्वप्निल, वो सब छोड़िए, वो सब प्राचीन इतिहास हो चुका है कि 2022 तक ये लक्ष्य देंगे और 5033 तक वो लक्ष्य देंगे और ये लक्ष्य पक्ष से सब खत्म हो चुका है। इस वक्त पकड़ी संभाल जट्टा, इस वक्त आपको जिंदा रहने जो है वो आपके एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, एज ए गवर्नमेंट, एज ए पोलिटिकल पार्टी, एज ए ह्यूमन मानवता, ठीक है। आज आपका सर्वाइवल जो है वो सब एजेंडा पे एजेंडा भूतपूर्व हो गया, उसको भूल जाइए। आज स्थिति है कि क्या कोरोना संकट से देश या दुनिया उबर पाएगी, नंबर 1। ठीक। और कोरोना संकट के बाद क्या, अब जैसे एक बात मैं आज आपको भविष्यवाणी कर दूं, लिख लीजिए, इस संकट के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की कोई संस्था दुनिया में नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसको यूरोपियन देश, उनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, सेकंड वर्ल्ड वॉर से ज्यादा नुकसान हो चुका है, अमेरिका की तबाह हो चुकी है, वो चंदा देके चीन को मठाधीश नहीं बनाना चाहेंगे, भारत चीन की सुपीरियरिटी नहीं एक्सेप्ट करेगा, यूनाइटेड नेशंस हेवायर हो जाएगा। एक तो ये पक्का लिख लीजिए, शिक्षा के तरीके बदलेंगे, अर्थव्यवस्था बदलेगी, बहुत कुछ बदलने जा रहा है जी। चलिए ठीक है, शेष नारायण सिंह जी बने रहे मेरे साथ। बीजेपी नेता अलका गुर्जर मेरे साथ हैं। अलका जी, मैं देखिए फिर मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं। आपने लक्ष्य तो आगे के सालों के रखे हैं, अब वो लक्ष्य अपने समय पर पूरे हो सकते हैं क्या? ये आपकी अब तक की पॉलिसी का रिपोर्ट कार्ड होगा। देखिए स्वप्निल जी, लक्ष्य जब रखे हैं तो वो हमने पिछले कार्यकाल में पूर्ण किए थे और इस कार्यकाल में भी पूर्ण होंगे। प्रीमेच्योर ये इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने खुद ने कुछ नहीं किया है। प्रीमेच्योर एजेंडा नहीं मैम, मतलब आपके कहने का मतलब क्या है कि इस साल के अंत तक हर घर में नल पहुंच जाएगा? राजस्थान में क्या स्थिति हो रही है? हमने किसान सम्मान निधि, हाँ जी, क्या इस साल हर घर तक नल पहुंच जाएगा? क्या 2022 तक किसानों की आय दोगुना हो जाएगी? देखिए, मैं निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी। कैसे? कोरोना संकट के काल से हम गुजर रहे हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत ने अपना प्रभुत्व रखा है। भारत ने मतलब आज स्थिति है कि भारत के से को सुना जाता है। थोड़ा सा डिले हो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा संकट के काल की वजह से, लेकिन ये कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है और कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। किसानों की आय दोगुना कैसे होगी? उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? क्या ट्रिपल तलाक वैचारिक एजेंडा था? कोरोना काल में ही तो आपको एक लमसम बजट लेकर, एक पैकेज लेकर आना पड़ा ना, इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा किसानों की आय को दोगुना करने का? वो आज की, स्वप्निल जी, वो आज की जरूरत थी। ठीक। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद ही गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1,70,000 करोड़ का हमने पैकेज दिया और उसके अंदर एनएफएसए के अंदर जो आते थे राशन कार्ड होल्डर्स, उनके अलावा जो हमारे गरीब प्रवासी मजदूर थे, उनके लिए 3 महीने के राशन की व्यवस्था की। राज्य की सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्वारंटाइन सेंटर तक में यहाँ बदहाली है। तुष्टीकरण के अलावा राजस्थान की सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि प्रवासी पैदल चल के आ रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है कि इतनी ट्रेनें चलाई और एक भी पैसा किराए का नहीं दिया गया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं किराया हम वसूलेंगे, किराया हम देंगे। ठीक है, इसका किराया आप ठीक है अलका जी, मैं अब देखिए मेरे पास समय कम बचा है, इसलिए मैं तीसरे सवाल को भी अब शामिल कर लेना चाहता हूँ। कल्ला साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ और कल्ला साहब, हो सकता है सवाल आपको बिल्कुल पसंद ना आए। नहीं, 2 मिनट सुनिए ना कल्ला साहब, हो सकता है आपको सवाल बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन आप उसका जवाब दें इस उम्मीद के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरा सवाल कल्ला साहब आपसे ये है, अलका जी 2 मिनट रुकिए, अब 2 मिनट रुकिए, मेरे को तीसरे सवाल पे आ जाने दें। कल्ला साहब, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष के तौर पर, जिसमें आप तो आ ही जाते हैं और कुछ राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां भी आ जाती हैं, मैं कह रहा हूं विपक्ष के तौर पर आप लोगों का रोल कैसा रहा? आप अपनी पार्टी को ही इस 1 साल में री इन्वेंट नहीं कर पाए, आप अपनी पार्टी को ही एक नया स्टैंड नहीं दे पाए, और ऐसे में ये एक सफलता शायद हो सकती है सरकार की कि विपक्ष उस तरीके से अपने आप को खड़ा ही नहीं कर पा रहा। हमने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर सरकार को बार बार चिताया है। अभी आप घर घर जल योजना की बात कर रहे थे। राजस्थान जैसे प्रदेश में 2013 से पहले 90% ग्रांट मिलती थी। 2013 के बाद में जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अनुदान 50% कर दिया। अब राजस्थान जैसे प्रदेश को घर घर जल योजना के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए चाहिए। सर इसका मैं कह रहा हूँ कांग्रेस कितना चली इस 1 साल में? कांग्रेस कितना चल पाई? लेकिन कल्ला साहब, इस 1 साल में कांग्रेस कितना चल पाई? मैं भी उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। हर चीज के लिए केंद्र की तरफ देखते हैं तो लेकिन नतीजों के बाद अभी तक आपके पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष हैं, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर।
ऐसा है, हमारी नेता सोनिया जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुए हैं और कल ही हमने स्पीक अप के माध्यम से गरीबों को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष योजनाएं भी आ जाएं। नहीं अलका जी एक बात बोलूं पानी मैं, की योजनाओं में 10% इस एक मामले में तो आपकी पार्टी कंसिस्टेंट रही है, विपक्ष के सवालों का सीधे मुंह जवाब न देना और एग्रेसिव हो जाना। इस एक मामले में तो आप कंसिस्टेंट रहे हो इस एक साल में। नहीं बिल्कुल सही जवाब। आज तक स्वप्निल जी, पानी की योजनाएं आज जो तक हमारी सरकार प्रधानमंत्री ने जी ने चालू कोई की थी उसका प्रेस 10% कॉन्फ्रेंस नहीं सरकार की। को देना था, ये आज तक उसको आज जमा तक नहीं करा इनके पाए हैं। मंत्री उनके लोगों लेटर्स का के जवाब नहीं दे रहे। सीधे पानी जुड़े आज नहीं बहुत रहे। बहुत कांग्रेस जरूरी है, ने जमा राजस्थान में तो जल समय संकट समय बना ही पर रहता है। हमेशा अपनी बात को उठाया है, जनता की बात को उठाया था। राहुल गांधी जी ठीक है, दिसंबर में ठीक है, बता दिया था कि कोरोना आने वाला है। ठीक है। आप शेष बाहर नारायण से सिंह आने जी, वाले मैं एक बार लोगों फिर को आपके पास आ रहा हूं। मैं देखिए एक बार फिर कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा बेनिफिट विपक्ष का एक ऐसा स्ट्रांग रूप सामने नहीं होना शायद मोदी सरकार 2.0 को भी मिल रहा था। स्टेट इकाइयों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, विपक्ष भी अपने आप को उस तरीके से रीइन्वेंट नहीं कर पाया जो 2019 के झटके के बाद उसे करना चाहिए था। ये एक क्वालिटी मोदी सरकार 2.0 की ओर जाती दिख रही है। नहीं बिल्कुल साहब, विपक्ष जो है खासतौर से जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जब उत्तर प्रदेश जिसका मुख्य कार्य हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने काम किया, सरदार सारे लोगों ने यूपी में काम किया, आज यूपी में 0 है ये। तो ये कोई सही सवाल समय पे उठा क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं? जब WHO ने 11 तारीख को कहा कि ये एपेंडेमिक नहीं पेंडेमिक है, और 13 तारीख को केंद्र सरकार ने कहा कि देश में मार्च में देश में मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, क्यों नहीं इन्होंने हल्ला गुल्ला उठाया? एक ट्वीट है राहुल गांधी का जिसको ये लोग पूरी दुनिया को दिखाते फिरते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल संसद की। तो शेष नारायण सिंह जी, इस बात के मद्देनजर कि कोरोना काल का बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, आप मोदी सरकार 2.0 के इस एक साल को 10 में से कितना नंबर देंगे? नहीं देखिए साहब, एक साल में जो नंबर उन्होंने दिया वो तलाक वलाक का बात किया, उससे आर्थिक कोई तरक्की नहीं, उस पर कोई नंबर वंबर इस तरह का मैं जजमेंट देने नहीं बैठा हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो इकोनॉमी नोटबंदी के बाद जो तबाह होने के ढर्रे पे चल रही थी, एक साल के बाद जो मौका मिला उसमें भी मोदी सरकार ने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। और आज स्थिति ये है कि आज देश के सारे अलका गुर्जर जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। देखिए हम सब जानते हैं कि ये मुसीबत का वक्त है और थोड़ा विश्वास हालात के कारण भी डगमगाया है। हम क्या मानकर चलें अब आगे? देखिए आगे जैसा कि जन भावना के अनुरूप हमेशा मोदी सरकार काम करती रही है। सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक नहीं ठीक है। अरे मैम, आप पे विश्वास की बात पूछा था मैं, आप फिर कांग्रेस पे आरोप लगाना चालू कर दी। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद